हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की समस्या का, किसी भी समस्या का हल ज्योतिष से ढूंढ रहे हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन की समस्या का समाधान करना चाहते हैं और अपने हॉरोस्कोप के अंदर प्लैनेट की पोजीशन को देख देखकर वो अपनी समस्या को कोरिलेट करते हैं, उनके सभी प्रकार के डाउट्स को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या देखता हूं, जब कोई वीडियो डालते हैं स्पेशली ग्रहों के रिजल्ट्स का, 12 भावों में ग्रहों का रिजल्ट, तो क्वेरी क्या आती है कमेंट बॉक्स के अंदर कि मेरा ये प्लेनेट इस घर में बैठा हुआ, इसकी दशा कैसी जाएगी। स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन होता है। तो मैं ये फील करता हूं उस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले कुछ और जानना बड़ा आवश्यक है, जिसकी वजह से वो प्रश्न पैदा ही नहीं होगा। ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर उस पहले वाली जानकारी के अंदर समाहित होगा, ये मेरे कहने का भाव है। तो आज की ये वीडियो मैंने इसीलिए चुनी है। लॉजिकली तो ये वीडियो चैनल की जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले ही बननी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं उस वक्त व्यूज कम जाते हैं। आज इस मुद्दे को थोड़ा वाइडर स्केल पे मैं वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिपीट करूंगा पहले कि मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये समझाना है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को समझाना है। और ये मैंने लर्निंग्स महापुरुषों से भी पाई है कि जीवन के अंदर व्यक्ति का सुख और दुख का कारण कोई भी ग्रह, नक्षत्र, राशि नहीं होते। व्यक्ति के जीवन के सुख दुख के कारण होते हैं उसके संचित कर्मों की पूंजी, जिस प्रारब्ध को लेकर वो इस संसार में जन्म लेता है और उन कैपेसिटीज के हिसाब से इस संसार में नए कर्म करता है। वो संचित कर्मों की पूंजी और अब के किए हुए कर्मों का जो मिक्सचर है, उसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर सुख और दुख आते हैं। ठीक है, और दूसरी सच्चाई क्या है, हमारी इस जीवन यात्रा के अंदर हमें जितने भी सुख प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं संयोगजन्य सुखों की हमें प्राप्ति होती है। इस संयोगजन्य वर्ड को ना मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आज का अभी ये वीडियो शुरू करते हैं। ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, ग्रह नक्षत्र सुख दुख के कारक नहीं है। क्यों कारक नहीं है? क्योंकि यदि हम ज्योतिष की बात करें ना, मंगल, शनि, राहु, केतु नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं। इनकी दृष्टियां इतनी ज्यादा हैं कि हर ग्रह, हर दूसरा ग्रह इससे इफेक्ट होगा। ठीक है, एक तो चार्ट हो गया D1 चार्ट, उस समय जब जातक का बर्थ हुआ था। ठीक है, और एक चार्ट होता है उसके ऊपर जो लगता है गोचर का, ट्रांजिट का, कि इस वक्त उनकी दृष्टि का है। तो आप कोई ऐसा घर नहीं पाओगे जिसके ऊपर इन नैसर्गिक ग्रहों की दृष्टि ना हो। ठीक है, तो अपने जीवन का दुख ना हम अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर दिखाएं तो कहीं ना कहीं तो घिर ही जाएंगे। या तो शनि की महादशा होगी, अंतरदशा होगी, मंगल का कुछ ना कुछ होगा, राहु का, केतु का। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब वहमों से छूटना, ये लर्निंग ही मेरे जीवन की असली लर्निंग है, जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन जो निचोड़ है, वो निचोड़ ये है कि हम अपने D1 चार्ट से, हॉरोस्कोप चार्ट से अपने स्वभाव को पहचाने। पहला टॉपिक है अपने स्वभाव को पहचानना। अपने स्वभाव को कैसे पहचानना? लगन के थ्रू। बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स इश्यू नहीं है। अगली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जन्म कुंडली के 6 भावों को कैसे मजबूत करे। उसके अंदर मैं लगन को देखकर अपने स्वभाव को कैसे जानना है, इसके ऊपर एक वाइडर वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल इससे अगली वीडियो। ठीक है, तो ये टॉपिक तो यहां कवर है। अब इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने स्वभाव को समझना, अपने D1 चार्ट, अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से। क्यों? जब हम अपने स्वभाव को समझ लेंगे अच्छी प्रकार से कि मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर हूं या मैं बड़ा इमोशनल हूं, तो आदमी को अपनी कैपेसिटीज के हिसाब से सामने वाले के साथ डील करना आ जाता है। ठीक है, तो हॉरोस्कोप का, एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन लाभदायक जो टूल है वो है अपने स्वभाव को समझने में हेल्प लेना, पहली बात। दूसरा, अपने स्वभाव को समझ लिया तो दूसरा स्टेप क्या है?
एग्जिस्टिंग एसोसिएशंस, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के साथ ट्यून अप होना। अब ये एग्जिस्टिंग एसोसिएशन रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहली रिलेशनशिप माता पिता के साथ, ठीक है। अपने नेचर के हिसाब से अपने माता पिता के साथ मुझे कैसे ट्यून अप होना है, अपने भाई बहनों के साथ कैसे ट्यून अप होना है, अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसे ट्यून अप होना है। स्कूल कॉलेजेस में जब मैं जाऊंगा, स्कूल पीरियड में तो आदमी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाता, ना एस्ट्रोलॉजी को समझ पाता है, लेकिन जब कॉलेज लाइफ में एंटर करता है तब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस एज के अंदर, ठीक है। उसके बाद जॉब ढूंढनी होती है या बिजनेस स्टार्ट करना होता है, और वर्क प्लेस के ऊपर उसकी जो रिलेशनशिप्स होती है उनके साथ कैसे अपने आप को ट्यून अप रखना है, वो तब रख पाएगा बेहतर अगर उसको अपना नेचर पता होगा। और ये कोई कंपल्शन नहीं है कि अपना नेचर जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी, पढ़नी या एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। गॉड गिफ्टेड, किसी को परमात्मा ने, भगवान ने इतना विवेक दिया है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से समझ लेता है, उसकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन भगवान ने बख्शी है, उसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की और जानने की, उसको एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना एस्ट्रोलॉजी को जाने और बिना एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लिए आसमान को छुए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बॉलीवुड का एग्जांपल ले तो पता लगता है एक मशहूर कॉमेडियन जो है, जो आज की डेट में करोड़ोंपति है, वो बस में पेन बेचा करते थे, वो बस में पेन बेचने वाला एक आदमी अगर बॉलीवुड का इतना मशहूर कॉमेडियन बन गया तो वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से बन गया? ऐसा नहीं है। क्या है मेन, जो मैंने अभी एक बात करी, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के हिसाब से ना जीवात्मा को यहाँ इस जन्म में सुख दुख भोगना पड़ता है। उसकी वजह से संयोगजन्य सुख और संयोगजन्य दुख जीवन के अंदर आते हैं। अब ये संयोगजन्य सुख दुख क्या है? ये जो मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग एसोसिएशन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। एक ही फैमिली के अंदर आदमी कुछ रिलेशंस के साथ सुखी है और कुछ के साथ दुखी है। तो ये संयोगजन्य सुख क्या होता है कि जब हमारी किसी के साथ एसोसिएशन बिल्टअप होती है ना, तो कुछ जीवन में या तो सुख आता है या दुख आता है, और उसकी कोई निर्धारित, उसका एक उसका टाइम फ्रेम आप तय नहीं कर सकते, आप नहीं तय कर सकते। ये कर्मों के हिसाब से लेन देन कितनी देर चलेगा ये ईश्वरीय विधान तय करता है, ठीक है। और इस जीवन यात्रा के अंदर ना यही साइकिल चलती है, और मेन यही चीज है। जीवन यात्रा में कोई आएगा सुख आएगा सुख, दुख हो जाएगा, बिछड़ जाएंगे, फिर संयोगजन्य होगा, सुख पीरियड आएगा, फिर दुख होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें अपने रियल लाइफ के अंदर, हम देखते हैं कि वो फलाने हमारे फ्रेंड थे, उनके बेटे ने शादी करी, लव मैरिज करी, 4 साल 5 साल का उनका लव अफेयर था, दोनों फैमिली बड़े वेल सेटल्ड थे, दोनों ने रजामंदगी से दोनों फैमिलियों ने बच्चों की शादी ऑर्गेनाइज करी, शादी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, नो डाउट हॉरोस्कोप भी मैच किया ही होगा। और उसके बाद वो शादी 6 महीने चली और दोनों अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए? क्या हो गया? अचानक प्लैनेट्स के अंदर क्या ऐसी बात आ गई, सारे घर के लोग भी राजी थे, और घर के लोग तो बाद में राजी हुए, दोनों बच्चे पहले राजी थे शादी के लिए, 4-5 साल से एक दूसरे को वो जानते थे, लेकिन शादी होती एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग हो गए? इसे कहते हैं ईश्वरीय विधान के तहत अपने कर्मों की पूंजी का लेन देन निपटना, ठीक है। लेकिन इसको संयोगजन्य सुख और दुख को आदमी हल किससे करना चाहता है? एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी से सुख और दुख का निपटारा नहीं होगा, यह बड़ा कड़वा सत्य है, मैं आपको बता दूं। दुखों का निपटारा एस्ट्रोलॉजी से नहीं होने वाला, दुखों का निपटारा तो होगा ईश्वर की कृपा से, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से फिर क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी का चैनल बनाकर, इतनी वीडियो बनाकर, इतना टाइम अपना भी बर्बाद करना और दूसरों को भी प्रेरित करना कि वीडियो को देखो, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मात्र इतना सही ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे अंदर ये जो खलबली मची हुई है ना, जो हमारे अंदर बेचैनी मची हुई है कि मेरी इस जीवन का प्रॉब्लम का हल कोई बता दे, मेरे इस सवाल का कोई जवाब हमें बता दे। एक बार हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ये समझ लेना कि भैया प्लैनेट्स की ये जो पोजीशन है ये बताती है कि लाइफ का ये वाला हिस्सा अनकंफर्टेबल रह सकता है, तो उस अनकंफर्टेबल के हिसाब से ना अपने आप को प्रिपेयर कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अब एक बच्चा पैदा हुआ, अब जैसे फॉर एग्जांपल अपनी इस बात को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। चौथे भाव के अंदर बैठा शुक्र, बैठे गुरु, बैठे चंद्र पूर्ण सुख देंगे आपको। ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, पूर्ण सुख देंगे, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ठीक है। 3 ग्रह की बात करते हैं, चलो शुक्र गुरु की बात करते हैं, बैठ के जीवन में हर प्रकार का सुख देंगे। अब एक तो सुख होगा बॉलीवुड फिल्म एक्टर के घर में पैदा हुए बच्चे का सुख, ठीक है। जो घर से निकलेगा ना जिंदगी में पहली बार कमाने, तो सीधा फिल्म ही बनाने जाएगा और उसको प्रोड्यूसर सीधा 5 करोड़ रुपए देगा, पहला मेहनताना, ठीक है। और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी
एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक ऑटो रिक्शा चला के जीवन का निर्वाह करने वाला आदमी किराए का मकान पे रहता है, उसकी जन्म कुंडली के भी चौथे भाव के अंदर शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, उसके जीवन का सुख क्या होगा? वो पढ़ के निकला है, कोर्स करके वो बायोडाटा बना के एक 15,000 20,000 की एक फ्रेशर की जॉब लेने के लिए जा रहा है, तो उसका सुख और उसका सुख बराबर नहीं हो सकते मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, इस प्रकार तो जैसे मैंने अपनी पहले की वीडियो में बोला कि इस वक्त दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है वो अकेला अमीर आदमी नहीं होना चाहिए, उसके जैसे पैदा हुए उस शहर में, उस समय में, उस सूर्योदय पे जितने बच्चे पैदा होते हैं उन सबकी जन्म कुंडली सेम होगी, उन सबका लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एक समय में जितने बच्चे पैदा होंगे, अगर 20 साल बाद 40 साल बाद अगर उनकी जिंदगी को देखोगे, सबका स्तर अलग होगा, सबके जीवन के अंदर कोई इशू होगा, कोई संतान की वजह से बहुत दुखी होगा, कोई संतान की वजह से बहुत सुखी होगा। ठीक है, कोई कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत अत्यधिक सफल होगा, कोई बिल्कुल असफल होगा। ये डिपेंड करता है कर्मों की पूंजी कैसी लेकर आदमी जीवात्मा ने जन्म लिया है। और जब वो लेन देन खत्म हो जाता है इस जीवन यात्रा में, ये जो मशीन चल रही है, ये जो मशीन बोल रही है, पंचभूतक शरीरों की मशीन बोल रही है, ये खत्म हो जाती है, जीवात्मा यहां से निकल जाती है, शरीर को अग्नि में भेंट कर देते हैं और जीवात्मा अगली यात्रा में निकल जाती है। ठीक है, तो मेन है हॉरोस्कोप के हिसाब से अपने स्वभाव को समझना और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, एग्जिस्टिंग एसोसिएशंस के साथ बेस्ट ट्यून अप होना। ठीक है, बेस्ट ट्यून अप होना। अगली वीडियो के अंदर इस पॉइंट को इलेबोरेट कर दूंगा पूरा, कैसे ट्यून अप होना। एक फैमिली के अंदर पिताजी का जो लगन है वो शनि प्रधान है, पिताजी जो है वो या तो मकर लगन के है, कुंभ लगन के है। अब जो सपुत्र है वो हो गया सिंह लगन का, दोनों का आपस में क्लैश होगा। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की मदद से अगर इतना जान लिया, दोनों ग्रहों के दोनों लगनों के जो लॉर्ड है उनकी आपस में शत्रुता है, एज पर रूल ऑफ, एज पर नियम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इंटेलेक्ट ये कहता है, विवेक ये कहता है शांति से रहो, शांति मेंटेन करो। तकरार हो सकता है, तकरार होगा छोटी मोटी बातों को लेकर, छोटी सी बातों को लेकर बड़े पैमाने पर तकरार होगा, हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्ट होकर चलो, इस प्रॉब्लम को मेजर रूप न धारण करने दो। ये कैसे होगा? ईश्वर की कृपा से होगा। पूजा अर्चना प्रार्थना को फॉलो करके ये चीज होगी, वरना पहनते रहो जितने मर्जी स्टोन और जितने मर्जी करते रहो उपाय कि ये कर दिया और वो कर दिया, ये लेके पानी में प्रवाह कर दिया, ये लेके पेड़ की जड़ में गाड़ दिया, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा होता है, उसके बाद फिर वैसा हो जाता है। वो सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस होते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन होता है ईश्वर की कृपा। ठीक है, और वो तब होती है जब हम उस कृपा के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा महापुरुष नहीं हूं कि मेरे जीवन में सारी बातें उतर गई हैं और मैं आज भाषण देने के लिए आ गया हूं। ठीक है, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूं, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और जो चीजें मेरे जीवन में मिली है, लाइफ बहुत शॉर्ट है। ठीक है, जो चीज मिली है उसको बांटते चलो, साथ ही साथ बांटते चलो, क्योंकि जीवन खत्म होने की तरफ को बढ़ रहा है, मृत्यु एक एक कदम आगे को बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए जो अच्छी चीजें अपने पास है वो सारी बांटते चलो, ताकि लोग, जिस गड्ढे में हम गिरे वो गड्ढे के ऊपर बोर्ड लगा दो, यहां गड्ढा है, ताकि जिस गड्ढे में हम गिरे, हम उसमें से निकलने में जो हमारा टाइम वेस्ट हो, बोर्ड लगा दो कि यहाँ एक गड्ढा है, ताकि आने वाला देखे गड्ढा, वो गिर के अपना समय वेस्ट ना करे। ये करना ही हमारा जिंदगी के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, अगली बात, अपने स्वभाव को समझ लिया, एग्जिस्टिंग रिलेशंस के साथ ट्यून अप होने की पूरी कोशिश कर ली, और होना ही है, होकर ही जिंदगी को चलेंगे, यही जीवन का चैलेंज है, इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की टिप्स को सुनकर कोई आसमान में कोई बहुत बड़ा ऐसा महल नहीं खड़ा कर देना कि पूरी दुनिया में नामो निशान हो जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के साथ ही निभा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ का। ठीक है, दूसरा, एस्ट्रोलॉजी की जो हेल्प है, अपने नेचर को समझ लिया, पता लग गया मेरे अंदर क्या प्लस माइनस पॉइंट है, जीवन का कौन से क्षेत्र में मैं प्रोमिनेंट रहूंगा और किसमें वीक रहूंगा, उसके हिसाब से जो नई एसोसिएशंस को जोड़ना है, जुड़ने से पहले नेचर स्वभाव के प्रति तैयार होना, मैंने जिसके साथ जुड़ना है उसके हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज कर सकूं। कैसे मैनेज कर सकूं? मैं किसी वर्क प्लेस पे गया, वहां नौकरी करी, और जीवन में ग्रो करने के लिए वहां किसी के साथ मेरी मेंटल अंडरस्टैंडिंग बन गई वर्क प्लेस के ऊपर। अब मैं सोच रहा हूं मैं इसके साथ ना कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उसमें क्या है कि हॉरोस्कोप मैच कर लिया, थोड़ा सा हॉरोस्कोप मैच कर लिया, ये जो दो कैटेगरी है बांटी हुई, सूर्य प्रधान, चंद्र प्रधान, मंगल प्रधान, गुरु प्रधान, 6 लगन तो ये हो गए।
और 6 लगन इधर के हो गए, बुध प्रधान, शुक्र प्रधान, शनि प्रधान। अगली वीडियो बनाऊंगा ना जिसमें बताऊंगा जन्म कुंडली के 6 भावों की इंपॉर्टेंस, उसमें ये सारे पॉइंट्स खुल के क्लियर कर दूंगा। यहां फिर भी क्लियर कर रहा हूं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन पूरी देखना, बहुत बहुत गहराई की चीज पकड़ में आएगी। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर जो फॉल करते हैं, सूर्य प्रधान व्यक्ति, सिंह लगन का व्यक्ति, देखे कि मंगल प्रधान व्यक्ति मेष या वृश्चिक लगन वाले से मेरी डील हो जाए, या धनु या मीन लगन वाले व्यक्ति से मेरी डील हो जाए, या चंद्र प्रधान व्यक्ति से डील हो जाए कर्क लगन वाले से। ठीक है, और इधर वाले इधर देखें, अपना बुध प्रधान व्यक्ति हो गया आपका मिथुन और कन्या, और शुक्र प्रधान व्यक्ति हो गया आपका वृष और तुला, और शनि प्रधान व्यक्ति हो गया आपका मकर और कुंभ। इस कैटेगरी वाले इसमें देखे, इस कैटेगरी वाले इसमें देखे। और अगर कोई ऐसी कसम नहीं खा रही कि इस कैटेगरी के इसके साथ नहीं कर सकते और इस कैटेगरी के इसके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर समझ के कर सकते हैं। ठीक है, केवल एस्ट्रोलॉजी की इतनी सी मदद चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। और अगर भगवान ने इतना विवेक देकर पहले ही भेजा है कि इन सब चीजों की जरूरत ही कुछ नहीं, आदमी इतना मैच्योर है कि आदमी पता नहीं क्या कुछ कर सकता है, और कर ही रहे हैं। दुनिया में हम देख रहे हैं लोग पार्टनरशिप के अंदर पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। कैसे कर दिया? हो सकता है उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ना भी ली हो, और हो सकता है ली भी हो। ठीक है, तो मेरे कहने का भाव है, जो लोग जीवन की समस्याओं को हल एस्ट्रोलॉजी से ढूंढना चाहते हैं, वो इस मैनर में एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, 2 मिनट 1 सेकंड का मैं ब्रेक लूंगा। और इस चीज को मैंने आपको इलेबोरेट किया कि जीवन में जो संयोग जन्य सुख हमारे पास आते हैं, या हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी पाना चाहते हैं, उन्हें संयोग जन्य सुख बोलते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना, एक कड़वा सच, ये संयोग जन्य सुखों की ना एक सीमा होती है। सीमा होती है कैसे सीमा? हमारे इस शरीर की एक सीमा है। ठीक है, इस शरीर के रहते रहते ये सारे सुख हैं। उसी पीरियड के अंदर ना कुछ सुख आता है, आके बिछड़ जाता है, फिर दुख क्रिएट होता है, फिर हम उस दुख का सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, हम उस दुख का कारण एस्ट्रोलॉजी से कुछ हद तक, काफी हद तक जान सकते हैं, और जानकर अक्लमंदी है कि उस हिसाब से अपने माइंडसेट को बना सकते हैं, बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी है एस्ट्रोलॉजी की मेन, कि एस्ट्रोलॉजी का मेन इस्तेमाल जीवन में किस पर्पस के लिए किया जाए। दोस्तों, कोशिश करता हूं, मैंने अपनी इस वीडियो में काफी हद तक डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं टॉपिक लेकर आऊंगा कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से केवल और केवल 6 भावों पर ध्यान दिया जाए, और 6 भावों को मजबूत कैसे किया जाए। उसके बाद वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जीवन में इष्ट देव का चयन कैसे करें। चयन करना नहीं करना, कुछ करना नहीं है चयन करने के लिए, सबने कर ही रखा है, उसी पे टिकना है। कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं लेकर आ रहा है कि जो चीज है उसको चेंज करके कोई नई चीज अडॉप्ट कर लो। जहां हो वहीं टिकना है, थोड़ा सा उसके अंदर प्योरिफिकेशन क्रिएट करना है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और जीवन में अगर वो उपयोगी है तो आपने अडॉप्ट करना है, अदरवाइज आपने अपने तरीके से अपने रास्ते को डिफाइन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा।